गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मेंडल और उनके प्रयोगों के बारे में। इससे पूर्व हम लोग जानते हैं कि मेंडल का जन्म जो है कहाँ से हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है कहाँ से हुई। तो मेंडल जो है आनुवांशिकी के जनक जो है कहे जाते हैं, या उनको आनुवांशिक जनक के पितामह जो है कहे जाते हैं। इनका जो जन्म जो है ना, 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के माराविया नामक एक छोटे से गांव में सिलिसिया में हुआ था। यह जो थे है ना, एक कृषक वर्ग फैमिली से मतलब बिलोंग करते थे, जिसके कारण इसकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाई थी। अतः स्कूली शिक्षा जो है पूरी करने के बाद में इन्होंने एक मठ मतलब मठ से मतलब जुड़ना पड़ा, और 2 वर्ष तक है ना वियना विश्वविद्यालय में अध्ययन के बाद इन्होंने मिनिस्ट्री में ही उप प्राध्यापक अथवा पादरी जो है उसको नियुक्त जो है किया गया। यह जो मतलब जो मठ है ना, मिनिस्ट्री जो है वो ऑस्ट्रिया के ब्रून में है, जिसे अभी ब्रूनो के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का इन्होंने प्रयोग किया, और उसमें उन्होंने शोध करते करते है ना सफलता भी प्राप्त हुई। मेंडल ने लगभग अपने प्रयोग में यानी कि मेंडल ने लगभग 14 वर्षों तक मटर के पौधे में उन्होंने मतलब अपना शोध जो है जारी रखा। इस दौरान उन्होंने लगभग 10,000 मटर के पौधे का उन्होंने उपयोग जो है किया। प्रयोगों के परिणाम को उन्होंने 1865 में ब्रून की एक प्राकृतिक विज्ञान संस्था थी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून है ना, जहां पर इन्होंने अपने इस शोध को उन्होंने रखा। संस्था द्वारा परिणाम जो है ना पादप संकरणों के प्रयोग नामक एक शोध पत्रिका थी, वहां पर उन्होंने मतलब इसको प्रकाशित किया गया। परंतु मेंडल जो है बहुत ही मतलब दुर्भाग्यशाली थे। इस शोध को है ना समकालीन वैज्ञानिकों के द्वारा जो है मतलब महत्व जो है नहीं दिया गया, क्योंकि उसी समय है ना ज़्यादातर उस समय मतलब क्या था कि जो डार्विनवाद था यानी कि प्रगति वरणवाद जो है उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा थी, जिसके कारण से मेंडल को है ना मतलब अधिक महत्व जो है नहीं दिया गया। बाद में बहुत सारे और वैज्ञानिक आए जिन्होंने मतलब इस विषय पर है ना बहुत सारे खोज किए, लेकिन वे वैज्ञानिकों ने मतलब अपने जो रिकॉर्ड थे उन्होंने अपने परिणामों को संख्यात्मक व्याख्या जो है नहीं किया था। लेकिन जो मेंडल जो थे उन्होंने अपने जितने भी रिकॉर्ड थे उन्होंने मतलब संख्यात्मक रूप से व्याख्या उन्होंने किया। इस कारण से मेंडल को ही है ना बाद में मतलब महत्व जो है दिया जाने लगा, यानी कि वंशागति के नियमों का श्रेय जो है मेंडल को ही दिया गया, और उन्हें आनुवंशिकता के जनक जो है माने गए। इस प्रकार से है ना मेंडल के जो खोज था उसको बाद में उसको महत्व जो है दिया गया। इसके बाद चलते हैं जो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के जो पौधे का जो चुनाव उन्होंने जो किया था वो उन्होंने क्यों किया था, किन विशेषताओं के कारण से मतलब किया था, तो आइए जानते हैं। तो मेंडल जो है ना काफ़ी एकदम सूझबूझ से अपने प्रयोग में उन्होंने मटर के पौधे का उन्होंने चुनाव किया, जिसमें प्रमुख विशेषता थी मेंडल ने है ना जो प्लांट लिया था वो कैसा था, एक वर्षीय था। तो एक वर्षीय होने के कारण से मटर का जो पौधा जो होता है वो बहुत ही जीवन चक्र जो है बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण से इस पौधे के द्वारा कई पीढ़ियों तक अध्ययन जो है आसानी से किया जा सके। उसी प्रकार से जब मटर के ही पौधे के अलग अलग प्रजातियों के मध्य में जब संकरण कराया गया है ना, लेकिन पर परागण जो है मतलब कराया गया, तो इससे मतलब उपयुक्त परिणाम भी मतलब सामने आए। अर्थात कहने का मतलब है कि पर परागण जो है इनमें आसानी से किया जाने लगा। उसी प्रकार से मटर का जो पौधा थे है ना
उसमें कई विपर्यायी लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई। मेंडल ने मतलब जितने भी उन्होंने मटर के पौधे का उन्होंने चुनाव किया उसमें अलग अलग लक्षण जो है दिखाई देने लगे। इसमें स्वपरागण भी जो है मतलब किया जा सकता था। मटर के पौधे आनुवांशिक रूप से समयुग्मजी होते हैं, है ना, जिससे मतलब स्वपरागण में मतलब मुख्य भूमिका होती है और जिनसे अधिक शुद्ध पौधे जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। द्विलिंगी जो पुष्पों का, है ना, विपुंसन भी आसानी से इसके द्वारा किया जा सकता है और प्रथम पीढ़ी में, है ना, संतति के जो पौधे जो होते हैं वो आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इन्हीं विशेषताओं के कारण से मटर ने अपने प्रयोग में मतलब अपने प्रयोग में, है ना, मेंडल ने अपने प्रयोग में, है ना, उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे का चुनाव किया। इन्हीं विशेषताओं के कारण से मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव किया। इसके बाद देखते हैं कि जो मटर के जो पौधे थे उसमें पाए जाने वाले 7 विपर्यायी लक्षण के बारे में, यानी कि मटर के पौधे में 7 जो लक्षण उन्होंने अपने प्रयोग के दौरान जो लिए थे उसके बारे में। तो 7 लक्षण था, जिसमें से पहला जो आता है आपका बीज की आकृति के आधार पर। तो बीज की आकृति के आधार पर उन्होंने 2 बीज लिए, जिसमें से गोल चिकने बीज और दूसरा झुर्रीदार बीज के मध्य। उसके दूसरी विशेषता थी बीज पत्र के रंग के आधार पर। तो इसमें बीज पत्र का रंग एक पीला और दूसरा था हरा। तीसरी विशेषता थी पुष्प के रंग के आधार पर। तो लाल पुष्प और सफेद पुष्प को लिया गया। चौथा था फली की आकृति के आधार पर। तो फली की आकृति एक था आपका चिकना और दूसरा था आपका संकीर्णित, कुछ सिकुड़ा हुआ। पांचवी विशेषता फली के रंग के आधार पर। फली का रंग जो है हरा और एक पीला लिया गया। छठवां था पुष्प की स्थिति के आधार पर, एक कक्षस्थ और अग्रस्थ, है ना, जैसे पौधे में आप लोग देखे होंगे पुष्प जो है एक पत्ती के अक्ष से निकलता है यानी कक्षस्थ भाग से, और एक जो है पौधे के अग्रभाग या शीर्षस्थ भाग से निकलता है। तो पुष्प की स्थिति के आधार पर लिया गया। सातवां था पौधे की लंबाई के आधार पर, यानी कि लंबा पौधा और बौना पौधे के मध्य में, है ना, संकरण जो है किया गया। इस प्रकार से मटर में पाए जाने वाले 7 विपर्यायी लक्षण के बारे में उन्होंने मतलब बताया और उनके मध्य में, है ना, संकरण जो है किया गया, जिसके कारण से मेंडल को उचित परिणाम जो है प्राप्त हुए और उनको सफलता भी प्राप्त हुआ वंशागति के क्षेत्र में। इसके पश्चात हम चलते हैं कि मेंडल की सफलता का मुख्य कारण जो है क्या था। मेंडल जो थे अपने जो प्रयोग उन्होंने मतलब मटर के पौधे पर उन्होंने किया था, तो जितने भी, है ना, उन्होंने मतलब प्रयोग किया था उसको उन्होंने उनका रिकॉर्ड जो है सुरक्षित रूप से रखा। मेंडल जो है बहुत अच्छे मतलब गणितज्ञ थे, जिसके कारण से अपने जितने भी रिकॉर्ड थे उसको संख्यात्मक रूप से उन्होंने रिकॉर्ड में उन्होंने नोट किया। मेंडल जो है बहुत ही मतलब भाग्यशाली थे जिन्होंने मतलब जिन 7 लक्षणों की वंशागति का उन्होंने मतलब अध्ययन किया, उनके जो जीन्स थे वो अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित थे, जिसके कारण से, है ना, यानी कि उनके बीच में संलग्नता का अभाव था और अधिक शुद्ध परिणाम जो उन्हें प्राप्त हुए। और एक बार, है ना, एक ही विपर्यायी जो लक्षण के, है ना, वंशागति का अध्ययन जो है आसानी से मतलब किया जा सकता था। चौथा, मटर का जो जीवन चक्र था बहुत ही छोटा होता था, जिसके कारण से मतलब इन्हें मतलब कई पीढ़ियों तक आसानी से अध्ययन जो है किया जा सकता था। इस प्रकार से मेंडल को, है ना, जो अपने प्रयोग में उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था, इस प्रकार से उन्हें सफलता जो है प्राप्त हो। इसके पश्चात आनुवंशिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है आपका संकरण या फिर क्रॉस के बारे में। किसी जाति के भिन्न गुणों वाले नर तथा
मादा के मध्य लैंगिक रूप से मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। एक उदाहरण हम लिख सकते हैं, ये आपका लंबा पौधा है और ये जो है आपका छोटा पौधा। एक सांगतिक रूप में लेते हैं तो कैपिटल टी जो है किसको प्रदर्शित करता है, लंबे पौधे को, और स्मॉल टी जो है किसको प्रदर्शित करता है, बौने पौधे को। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें से एक युग्मक जो है बाहर आता है और इसमें से भी एक युग्मक जो है बाहर आता है। दोनों के मध्य क्रॉस यानी मिलाना, तो मिलने पर ये क्या बनेगा, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि संकरण क्या है। तो किसी भिन्न जाति के, है ना, दो युग्मक बोल सकते हैं या फिर नर तथा मादा को लैंगिक रूप से मिलाने की जो प्रक्रिया जो होती है, यानी कि, है ना, ये मिलाने की जो प्रक्रिया जो होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे संकरण के बारे में। जैसे कि देखेंगे इस उदाहरण से, है ना, दो भिन्न जनकों के बीच में लैंगिक रूप से संकरण कराते हैं, जिनसे क्या होता है, एक नई संतति की उत्पत्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। ठीक है, यह उत्पन्न संतति जो है क्या कहलाता है, आपका संकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से, है ना, क्या कह सकते हैं हम, दो भिन्न गुण वाले जनकों के मध्य में लैंगिक रूप से, है ना, संकरण कराते हैं तो उत्पन्न संतति क्या कहलाता है, आपका संकरण कहलाता है। इसके पश्चात देखेंगे इकाई लक्षण के बारे में। तो जीव में पाए जाने वाले जो सभी जो लक्षण होते हैं, जो दो या दो से अधिक रूपों में मतलब पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इकाई लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम जो मटर के पौधे में लंबा पौधा और बौना पौधा, जो कि मतलब लंबा पौधा होना ही मतलब क्या है, आपका एक इकाई लक्षण जो है कहलाता है, जो दो रूपों में मतलब पाया जाता है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है हमारा युग्म विकल्पी के बारे में। युग्म विकल्पी का मतलब होता है मतलब इसको इंग्लिश में एलोमार्फ भी कहा जाता है। तो इकाई लक्षण के दो रूपों का नियंत्रण जो है एक कारक के दो रूपों द्वारा होता है, तो इन कारकों को ही हम क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं या फिर एलोमार्फ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कारक जो जोड़े जो लिए हैं वो कैसे हैं, युग्म में है, जोड़े में है। ठीक है, कैसे हैं, ये जोड़े में है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी जो है कहते हैं। जैसे कि जो मटर का जो पौधा है ना, यानी कि सिंगल रूप में हम इसको टी, तो टी क्या दर्शाता है, लंबे पौधे को दर्शाता है, और स्मॉल जो टी है वो क्या दर्शाता है, आपका छोटे पौधे को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम सिंगल नहीं लेते, एकल नहीं लेते, यहाँ पर कैसे लेते हैं, संकरण के लिए हम युग्म विकल्पी जोड़े के रूप में लेते हैं इसको, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ जो है कहते हैं। चौथा जो होता है आपका लोकस। तो लोकस जो क्या होता है, गुणसूत्र पर पाए जाने वाले वे विशिष्ट स्थान होते हैं जिस पर विशिष्ट एलिल्स जो है मौजूद होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे समयुग्मजी के बारे में। समयुग्मजी के बारे में, सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब क्या होता है, समान, यानी कि ऐसा कारक जोड़ा लेते हैं जो, यानी कि मतलब क्या होते हैं, जो एलिल्स लेते हैं या युग्म विकल्पी जो लेते हैं वो दोनों कैसा होता है, एक समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी लिख सकते हैं, युग्म विकल्पी स्मॉल टी के रूप में भी ले सकते हैं। तो ऐसी जो अवस्था जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, समयुग्मजी अवस्था कहते हैं। दूसरा इसी में विषम युग्मजी के बारे में।
विषम युग्मजी का मतलब है कि जो हम कारक जोड़ा जो ले रहे हैं, युग्म विकल्पी जो ले रहे हैं, वो उनके जो एलिस जो है वो कैसे होते हैं, वो भिन्न होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कारक जोड़े में हम एक कैपिटल टी ले लेते हैं या और एक स्मॉल टी, है ना, तो ये क्या कहलाता है आपका, विषम युग्मजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ये विषम युग्मजी कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के बारे में। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लिए थे जिसमें हम लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य में संकरण किए थे। तो संकरण करने के पश्चात में हमको संकर पौधे जो हैं प्राप्त हुए। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो क्रॉस करने के बाद में, है ना, ये आपका प्रथम पीढ़ी कहलाता है, यानी संतति जो प्राप्त हो रहा है ना, वो क्या है, ये प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हो रहा है। किस प्रकार के पौधे, संकर प्रकार के पौधे जो है प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब लंबा पौधा और बौना पौधा के मध्य में जब संकरण कराते हैं तो मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार में प्रभावी लक्षण जो है मतलब क्या होते हैं, पहली पीढ़ी में आता है। प्रभावी लक्षण का मतलब है कि जो लंबा जो पौधा जो लिए हैं वो प्रभावी गुण होता है, और जो स्मॉल टी जो लिए हैं यानी कि बौना पौधा जो लिए वो अप्रभावी लक्षण होता है। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार, है ना, यहाँ पर लंबा पौधा जो है बौने पौधे पर क्या होता है, प्रभावी होता है। तो प्रभावी का मतलब यानी छोटे पौधे के गुण को दबा देता है, और यहाँ पर जो पौधा जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होगा, लंबा पौधा ही प्राप्त होगा। तो है ना, तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण जो है दिखाई देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण जो है दिखाई नहीं देता, तो कौन सा लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, छोटे पौधे का जो गुण है उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या कहलाएगा, वो अप्रभावी लक्षण जो है कहलाता है। तो इस प्रकार से, है ना, संकरण से मतलब यहाँ पर कौन सा पौधा प्राप्त हो रहा है, लंबा पौधा जो है प्राप्त होता है। तो लंबा पौधा मतलब प्रभावी गुण जो है प्रथम पीढ़ी में दिखाई दे रही है, तो प्रभावी लक्षण। और बौने पौधे का जो है गुण जो है दिख मतलब दब गया, है ना, तो क्या कहलाएगा, वो अप्रभावी लक्षण जो है कहलाता है। नेक्स्ट है जीन प्रारूपी और लक्षण प्रारूप के बारे में। यहाँ पर देखेंगे कि ये दो शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जीन प्रारूपी और लक्षण प्रारूप के बारे में, है ना। तो इसका प्रयोग जो है जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने मतलब किया था। तो किसी भी जीव में जो अनुवांशिक जो संगठन होता है या जीनों के विवरण को ही हम क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। और उसी में, है ना, दूसरी ओर दिखाई देने वाले लक्षण जो उनके जीव प्रारूप के वातावरण के बीच में अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं उसको क्या कहते हैं, आपका लक्षण प्रारूप जो है कहते हैं। तो एक साधारण शब्दों में ये बता दूं कि जीन प्रारूप जो है मतलब जीन प्रारूप जो है क्या होता है, जीवों के जीन संगठन को प्रदर्शित करता है। और लक्षण प्रारूप जो है जो पौधे जो होते हैं या जीव के जो आकार हैं, रंग है, रूप है, उनके स्वभाव उनको परिलक्षित करता है। तो इस प्रकार से आप इससे आप स्पष्ट करें, जीन प्रारूप का मतलब जीनिक संगठन से होता है, और लक्षण प्रारूप का मतलब होता है हमारे आकार, रंग, रूप और स्वभाव के बारे में होता है। ठीक है, ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो मेंडल ने अपने प्रयोग में उन्होंने इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। धन्यवाद।